पाकिस्तान एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इस समय। जैसे कि अमेरिका हुआ, ईरान हुआ, इजराइल हुआ, खाड़ी मुल्क हुए, पाकिस्तान हुआ। ये आज किस कगार पे खड़ी है? ये वो लड़ाई है जो ऐसी लड़ाई नहीं है कि कहीं हो रही है। अरे ये वो लड़ाई है जिससे पूरा दुनिया जो है वो अफेक्टेड है। पाकिस्तान इसके अंदर एक बहुत अहम रोल प्ले कर रहा है और ईरान ये जानता है। क्यों ये पाकिस्तान कर सकता है? क्योंकि पाकिस्तान के पास कुछ अलग ही काबिलियत है। हमारा जो ये 4 दिन की लड़ाई हुई थी सिंदूर, उसके बाद अमेरिका ने ये तय किया, बाकी खाड़ी देशों ने ये तय किया, इस नतीजे पे पहुंचे कि पाकिस्तान की जो कन्वेंशनल लड़ाई लड़ने की जो ताकत है वो भी बहुत अच्छी है। पाकिस्तान ने क्या किया है, खासकर पाकिस्तान आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, उन्होंने 4 ऐसे मुल्क ले लिए हैं जो खास मुल्क हैं वेस्ट एशिया में। तीसरा इंपॉर्टेंट रोल जो कि खास रोल है आर्मी चीफ पाकिस्तान का, आसिम मुनीर का। यहाँ से बात वो करता है ईरान के साथ और फिर टॉप लीडरशिप के साथ ईरान की, और उधर टॉप लीडरशिप अमेरिका की, प्रेसिडेंट ट्रंप, जेडी वांस, इनसे सीधी बात होती है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। तो सवाल ये पूछा जा रहा है आज वेस्ट एशिया में 5 महीने से लड़ाई चल रही थी। हम जानते हैं लड़ाई शुरू हुई थी 28 फरवरी को, जब अमेरिका और इजराइल ने धोखे के साथ ईरान पे हमला कर दिया था, और 2 दिन के अंदर अंदर 2 मार्च को ईरान ने जो स्ट्रेट ऑफ हर्मुज है, जहां से 20% दुनिया का तेल और गैस निकलती है, उसको बंद कर दिया। वो ईरान के कब्जे में है स्ट्रेट ऑफ हर्मुज। और हम ये भी जानते हैं कि ये लड़ाई इन पिछले 5 महीने में जो 28 फरवरी को शुरू हुई थी, 17 जून को अमेरिका राजी हो गया था ईरान से बातचीत करके एक एग्रीमेंट करने की, जिसको बोला जाता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। देखिए, आप एग्रीमेंट तभी करते हैं किसी मुल्क के साथ जब आपको लगता है कि आपके पास लड़ाई करने के जो ऑप्शंस थे वो है ही नहीं। नहीं तो क्यों अमेरिका किसी ईरान के साथ, जो कि मिलिट्री ताकत में कम माना जाता है, उसके साथ बैठकर एग्रीमेंट करेगा। पर उसके बाद क्या हम जानते हैं, 15 जून को ये हुआ, पर फिर प्रेशर पड़ा बहुत सारा प्रेसिडेंट ट्रंप पे अमेरिका के अंदर, तो उन्होंने अपना ही साइन करा हुआ एग्रीमेंट खुद ही तोड़ दिया। तो मैं आपको ये बताऊंगा पिछले 5 महीने में जो खास नुमाइंदे हैं, जो मुल्क हैं वेस्ट एशिया में, जो इस लड़ाई में शामिल हैं, जैसे कि अमेरिका हुआ, ईरान हुआ, इजराइल हुआ, खाड़ी मुल्क हुए, पाकिस्तान हुआ, ये आज किस कगार पे खड़े हैं, कहाँ खड़े हैं, ये बताऊंगा। पर ये बताने से पहले 2 बातें बताना चाहूंगा। पहली बात तो ये है, 3 बातें बताना चाहूंगा। पहली बात तो ये है कि ये लड़ाई उस वक्त हो रही है जब दुनिया में एक बड़ी ताकत नहीं है, 3 बड़ी ताकतें हैं। अमेरिका एक ताकत नहीं है। आज अमेरिका भी है, चाइना भी है, रशिया भी है। ये 3 ताकतें तय करेंगी कि दुनिया किस तरफ जाएगी, दुनिया का क्या हश्र होगा। और 2 ताकतें उसमें से, 3 में से, रशिया और चाइना आज ईरान के साथ खड़ी हैं। अरे ईरान के साथ तो बहुत सारे मुल्क खड़े हैं, और उसका सबूत ये है कि जब ईरान के सुप्रीम लीडर, जिसको धोखे से मारा गया था अमेरिकन और इजरायली की फोर्सेस ने, उनका अभी जो बुरियल हुआ था, फ्यूनरल हुआ था, उसमें 4 करोड़ लोग आए थे और दुनिया के बहुत हेड ऑफ गवर्नमेंट्स और प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट सब आए थे। तो ईरान के साथ बहुत लोग खड़े हैं। तो अब कह रहे हैं, ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूंगा कि ये आम-ताम लड़ाई नहीं है। ये वो लड़ाई है जिससे कि हर दिन दुनिया की इकोनॉमी, दुनिया का सारी जो रहन-सहन है, ऊर्जा की प्रॉब्लम्स हैं, सब कुछ अफेक्ट हो रहा है। क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हर्मुज से ये जो खाड़ी मुल्क हैं, खाड़ी मुल्क आप जानते ही हैं कौन-कौन से हैं, जैसे सऊदी अरेबिया हुआ, यूएई हुआ, कतर हुआ, ओमान हुआ, ये कुवैत हुआ। तो ये जो मुल्क हैं, बहरीन हुआ, यहाँ से तेल और ऑयल ये सब जाता है, करीबन 20% ये स्ट्रेट ऑफ हर्मुज से जाता है। और स्ट्रेट ऑफ हर्मुज अगर बंद कर दिया जाए और ये ना मिले, इसका मतलब जितने भी मुल्क हैं, जिनको ज़रूरत है इस तेल की, उनको नहीं मिलेगा। हम खुद अपने मुल्क में देख रहे हैं, इंडिया में, जब से ये लड़ाई शुरू हुई है, डीज़ल के रेट बढ़ गए हैं, पेट्रोल के रेट बढ़ गए हैं, एलएनजी लोगों को नहीं मिल रहा है, बहुत दिक्कतें हो रही हैं। तो सवाल ये है कि ये वो लड़ाई है, जो ऐसी लड़ाई नहीं है कि कहीं हो रही है। अरे ये वो लड़ाई है जिससे पूरा दुनिया जो है वो अफ़ेक्टेड है। तो हर इंसान जानना चाहता है ये लड़ाई कहाँ पहुँची है और कब ख़त्म होगी। और तीसरी बात क्या है कि ये लड़ाई वो लड़ाई है जो अमेरिका में बहुत अनपॉपुलर हो गई है, लोग खुश नहीं हैं। करीबन 67% लोगों, अभी एक सर्वे हुआ था, उन्होंने ये कहा है ये हमारी लड़ाई है ही नहीं, यहाँ से प्रेसिडेंट ट्रंप को वापस आ जाना चाहिए।
क्योंकि जो दुनिया में हो रहा है वहाँ उसका असर अमेरिका पे भी पड़ रहा है। अमेरिका में महंगाई बढ़ गई है, तेल और गैस के जो प्राइसेज़ हैं, दाम हैं वो बढ़ गए हैं और ये बढ़ता रहेगा। तो ये जब हम बात समझ लेते हैं, तो अब हम आते हैं इन मुल्कों ये कहाँ खड़े हैं, तो उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अमेरिका की बात करते हैं, प्रेज़िडेंट ट्रंप की। देखिए, जहाँ तक प्रेज़िडेंट ट्रंप का ताल्लुक है, उन्होंने बहुत बड़ी गलती करी है ये। जो उन्होंने धोखे में आकर इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के कि ये लड़ाई तो ख़त्म हो जाएगी जल्दी, उन्होंने ये लड़ाई शुरू कर दी। आज ये लड़ाई जो है वो पेट्रो डॉलर की लड़ाई है। इसको थोड़ा समझाता हूँ, क्या चीज़ है पेट्रो डॉलर? देखिए, 1974 में अमेरिका ने सऊदी अरेबिया से बात करी और कहा कि देखिए आपके पास तेल और गैस है, ये आप दुनिया को, बहुत सारे मुल्क हैं दुनिया में, एशिया में जापान है, इंडिया है, चाइना है, साउथ कोरिया है, यूरोप में है बहुत मुल्क जो जिनको आपका तेल और गैस चाहिए। आप उसको बेचिएगा अमेरिकन डॉलर में और हम आपको उसके बदले में सुरक्षा देंगे। सुरक्षा देंगे हम ईरान से और हम ये देखेंगे कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, वो हमेशा खुला रहे। तो वो भी एक सुरक्षा होगी, वो हमारी ज़िम्मेदारी रहेगी। तो ये आइडिया जो था सऊदी अरेबिया को अच्छा लगा, उसके बाद जो बाकी खाड़ी के देश थे उन्होंने भी ये मान लिया कि ठीक है। अच्छा, अब जो मुल्क हैं जिनको वहाँ का तेल और गैस और बाकी चीज़ें चाहिए, उनके लिए ज़रूरी हो गया कि अमेरिकी डॉलर होने चाहिए उनके पास। अब अमेरिका ने क्या शुरू किया कि जो अमेरिका जो है, वो कमाता कम है और खर्चा ज़्यादा करता है। तो उसका जो नेशनल डेट है, जो मतलब उसके ऊपर जो कर्ज़ा है, वो बढ़ता गया और उनको सिर्फ़ ये करना था कि नोट डॉलर छापते रहो और जितना भी उनका कर्ज़ा था, उसको वो अमेरिकन ट्रेज़री बॉन्ड, वो एक बॉन्ड है, जो वो बेच देते थे उन मुल्कों को जिनको कि खाड़ी से तेल और गैस चाहिए। तो वो मुल्क तो ये खरीद रहे थे अमेरिका के जो डेट है, अमेरिका का कर्ज़ा वो खरीद रहे थे और अमेरिका लगा हुआ था अपना डॉलर छापने में। ये सारा गेम था। तो अभी क्या हुआ है कि अगर अमेरिका इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को नहीं खुलवा पाता, तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि फिर ये जितनी भी मुल्क हैं खाड़ी के ये सोचेंगे कि अगर वो खोल ही नहीं सकते तुम, वो कब्ज़े में ईरान के ही है, तो हम जो है, हम ईरान की बात क्यों ना मान लें? हम क्यों डॉलर में कर रहे हैं, अपना तेल और गैस बेच रहे हैं, हम लोकल करेंसी में बेचते हैं, उससे और अच्छा होगा। ईरान उनको बोल रहा है, आप अपनी लोकल करेंसी में ट्रेड करिएगा, आप क्यों डॉलर में करने में लगे हैं ट्रेड? तो अगर वो हो गया, तो अमेरिका को बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि उसके ऊपर तो कर्ज़ा बहुत ज़्यादा है। कर्ज़ा बहुत ज़्यादा है तो इतनी बड़ी उसकी मिलिट्री ताकत है। कोई 780 उनकी बेसेस है, मिलिट्री बेसेस, 80 मुल्क दुनिया के अंदर, वो उसको चलाएँगे कैसे? पैसे ही नहीं है। उनकी खुद की इकॉनमी खत्म हो जाएगी। तो पेट्रो डॉलर एक ऐसी चीज़ है जिसके कारण प्रेज़िडेंट ट्रंप अब छोड़ के नहीं जा सकते, ये एक मसला है। साथ में एक और मसला क्या है कि अभी एक रिपोर्ट आई है कि जो नज़दीकी सलाहकार हैं प्रेज़िडेंट ट्रंप के, जो मिलिट्री के मामलों को जानते हैं और जैसे कि मतलब जेडी वैंस उनके वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनके चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ, सबसे बड़े मिलिट्री कमांडर हैं जनरल केन, उन्होंने ये बताया है प्रेसिडेंट ट्रंप को कि देखिए हमारे पास मिसाइल्स बहुत कम हो गई हैं। क्योंकि अभी तक जो आप लड़ाई लड़ रहे थे उसमें खर्चा बहुत हो गया है मिसाइल्स का। और ये वो मिसाइल नहीं है जो आपने फायर करनी है, ये वो मिसाइल है जो कि ईरान और ड्रोन की मिसाइल्स को रोकेंगी, जिसको हम बोलते हैं इंटरसेप्टर्स, रोकने वाली। जो बहुत महँगी होती है, बनने में बहुत वक़्त लगता है और उसकी ख़ास कमी आ गई है। इसका मतलब अगर ईरान फ़ायर करता है इज़राइल पे या बाकी जो और है खाड़ी के अंदर मुल्क हैं जैसे जॉर्डन है, जहाँ पर बेसेस हैं अमेरिका की, तो फिर वो उनको रोक नहीं पाएँगे। तो उनके लोग कहेंगे कि भई ये अमेरिकन बेसेस हमने यहाँ क्यों रखी है, तो हमारा नुकसान हो रहा है, हमें सुरक्षा कहाँ मिल रही है इससे? तो वो कमी आ गई है। तो कह और अच्छा इस और साथ-साथ अब ये सबसे अहम बात है जो आप समझिए। प्रेसिडेंट ट्रंप धमकाते रहते हैं ईरान को कि मैं तुम्हारे ऊर्जा के जितने भी साधन हैं, तुम्हारी ऑयल फैसिलिटीज़ हैं, गैस फैसिलिटीज़ हैं, उन सबको तबाह कर दूँगा। मैं तुम्हारी जितनी पावर की ये हैं एनर्जी है, जैसे आपके इलेक्ट्रिसिटी है, उसको ख़त्म कर दूँगा। ईरान ने ये कहा है कि आप जो हमारे ऊपर करेंगे, हम जीसीसी कंट्रीज़ जहाँ पर कि आपकी बेसेस हैं, हम उनको वहाँ तबाह कर देंगे। अब सवाल ये है कि अगर प्रेसिडेंट ट्रंप ये सब ईरान पे करते हैं, तो ईरान तो शायद झेल लेगा। क्यों झेल लेगा? क्योंकि ईरान जो है, खाड़ी मुल्क छोटे-छोटे से हैं। ईरान जो है बहुत बड़ा है, इराक से 4 गुना है। वहाँ पर पहाड़ भी हैं, फॉरेस्ट भी हैं, नदियाँ भी हैं और वो जो है उसके पास मतलब
काफ़ी सहूलियत है, काफ़ी उसके पास फैसिलिटीज़ है। पर ये जो खाड़ी के मुल्क हैं, इनकी दिक्कत हो जाएगी अगर इनसे आप, ये जितने भी खाड़ी के मुल्क हैं, आप एक बात समझिएगा, इनके पास सिर्फ़ गैस और तेल है। इनके पास ना तो पानी है। पानी का वो प्लांट लगता है क्योंकि जो पानी है समुद्र का वो पिया नहीं जा सकता। उसको डिसैलिनेशन प्लांट बोलते हैं। खाना इनका सारा बाहर से आता है। लोग जो वहाँ काम कर रहे हैं, मिसाल के तौर के ऊपर जो यूएई है, यूएई की अपनी जो पॉपुलेशन है, इमराती जिसे बोलते हैं, वो सिर्फ़ 1 मिलियन है और करीबन 10 मिलियन मतलब 1 करोड़ लोग जो है वो बाहर के हैं। तो वो सब भाग जाएँगे, वहाँ पानी नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा तो। तो अगर कहने का मतलब ये है प्रेसिडेंट ट्रंप, जैसे कल ही रिपोर्ट आई है, कल रात को, कि जो सेंट्रल कमांड है अमेरिका की जो कि इस पूरे एरिया को देखती है, उन्होंने बहुत सारी ईरान की जगहों पर हमला किया है। वो हमला करेंगे, पर वो बिल्कुल नहीं हमला करेंगे उनकी ऊर्जा की फैसिलिटीज़ पर, उनकी पावर की फैसिलिटीज़ पर। क्योंकि अगर जीसीसी कंट्रीज़ को उन्होंने तबाह कर दिया, तो पेट्रो डॉलर्स तो वैसे ही खत्म हो गए। लोग भी भाग जाएँगे वहाँ से। तो इस कहने का मतलब ये है प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत बुरे फँस गए हैं। मसला सारा पेट्रो डॉलर्स का है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ईरान खोलने को तैयार नहीं है। ना वो वापस जा पा रहे हैं और ना वो बता पा रहे हैं देश को कि मैं हार गया हूँ लड़ाई में। तो ये अमेरिका की हालत है। अब देखिए आप ईरान को। आज ईरान क्या चाहता है? ईरान ये चाहता है कि जो अमरीकी फ़ौजें हैं, जो कि वेस्ट एशिया में, खाड़ी में, उस पूरे वेस्ट एशिया के एरिया में करीबन 50,000 अमरीकी फ़ोर्सेस हैं। वहाँ पर 19 बेसेस हैं अमेरिका की, जिसमें 19 में से 5 तो यही हो गई खाड़ी देशों के साथ, बाकी जॉर्डन है, इजिप्ट है, बाकी और मुल्कों के अंदर है, टर्की है, इन सब में है उनकी। तो कहने का मतलब ये है कि उनकी फ़ौजें वहाँ बैठी हुई हैं, सारी की सारी। तो अगर ईरान का ये कहना है कि ये सारी फ़ोर्सेस यहाँ से चली जाएँ, वो ये चाहता है। तो वो चाहता है इसके बदले में जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, वो आपस में मिलकर अपनी सिक्योरिटी तय करें। मिल के तय करें, जितने भी हमारे मसले होते हैं उनके हल क्या होंगे वो हम खुद तय करेंगे। तो इसलिए उन्होंने खाड़ी को, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करके रख दिया है और वो उसको नहीं खोलेंगे। अभी एक रिपोर्ट आई थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अगर आप देखिएगा तो 2 मुल्क हैं जो उसको चलाएँगे। एक है ईरान और दूसरी तरफ है ओमान। तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में क्या है, ये पूरा एक पानी का वो है, वाटरवे है, जिसमें पर्शियन गल्फ है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है और गल्फ ऑफ ओमान है। तो इसमें अंदर जो भी जहाज़ जाते हैं लेने के लिए तेल, गैस वगैरह, 2 रास्ते से जा सकते हैं। या तो वो जा सकते हैं ओमानी के रास्ते, कोस्ट के साथ-साथ, या जा सकते हैं ईरान कोस्ट के साथ-साथ। तो अभी जीसीसी कंट्रीज़ ने, खाड़ी मुल्कों ने ओमान से कहा, अमेरिका ने ओमान से कहा कि साहब आप ईरान से बात करिएगा और उनको एक आइडिया दीजिएगा। आइडिया ये दीजिएगा कि एक तो जो आप फ़ीस की बात कर रहे हैं, ईरान वहाँ फ़ीस लगाना चाहता है। तो आप फ़ीस मत लगाइएगा, जिसको अपनी मर्ज़ी से पैसे देने हैं वो दे दे। और दूसरा आप ये करिएगा कि जो 2 रूट हैं, 2 रास्ते हैं, ओमानी और इराकी, इन दोनों में से जहाज़ों को अंदर आने दीजिए। उन्होंने मना कर दिया ईरान ने। ईरान ने कहा है सारे जहाज़ जो अंदर जाएँगे वो सिर्फ़ ईरान के रास्ते से जाएँगे। और उन्होंने कहा है जो वापस आएँगे वो कुछ ओमान के रास्ते से आ सकते हैं, क्योंकि रास्ता वही है वापस आने का, और कोई है ही नहीं। तो कहने का मतलब ये है ईरान जानता है उसकी ताकत है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और उसको नहीं छोड़ेगा। और जो अमरीकी हैं, फ़ौजें हैं, उनको आइडिया भी नहीं है उन्होंने वहाँ कितनी मिलिट्री ताकत ईरान ने डाली हुई है, वो उसको नहीं छुड़ा सकते हैं। उसके साथ-साथ क्या हो रहा है कि सऊदी अरेबिया अब सबसे बड़ा जीसीसी कंट्री है, जो पूरा अरेबियन पेनिनसुला है, बाकी सब छोटे-छोटे से हैं। अब उनके साथ दूसरा पंगा चल रहा है और वो ये है कि उन्होंने येमनीज़ जो हैं, आप देखिएगा साउथ में है सऊदी अरेबिया के यमन। येमनीज़ जो हैं, जिसको हूतीज़ भी बोलते हैं, वो उन्होंने पिछले 12 साल से उनके ऊपर एक तरीके की पाबंदी लगा रखी है कि तुम अपने एयरपोर्ट इस्तेमाल नहीं करोगे, सी पोर्ट इस्तेमाल नहीं करोगे। और येमनीज़ के पास ताकत है, जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है उसी के साथ लगा हुआ रेड सी है, जहाँ से 12 से 15% दुनिया का ट्रेड होता है। और जहाँ से सऊदी का एक, जैसे सऊदी जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से भी तेल बेच सकता है, रेड सी से भी बेच सकता है, वहाँ भी एक ज़रिया है। उनका एक पोर्ट है याम्बू, वो उसका जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है वैसे ही बब अल मंदेब है, उसके साथ में वो उसको बंद कर सकता है येमनीज़। तो कहने का मतलब ये है उसके साथ पंगा ले लिया है। पंगा ये लिया है कि जब ईरान के सुप्रीम लीडर थे, उनका जब फ्यूनरल हुआ था, तो उन्होंने, ईरान ने एक अपना प्लेन, सिविल प्लेन भेजा था, यमनी भी उसमें आ जाएँ
उसके लिए, फ्यूनरल के लिए। तो वो आ गए, जब वो वापस जा रहे थे, जो उनका एयरपोर्ट था उसको उन्होंने उड़ा दिया सऊदीज़ ने। तो ईरानियन ने ये कह दिया कि अब जो रेड सी है वहाँ से सऊदी का कोई भी हम टैंकर नहीं जाने देंगे, उन्होंने वो बंद कर दिया पकड़ के। तो अब जो है वो सऊदी का वहाँ पर पंगा खड़ा हो गया। साथ-साथ क्या है, सऊदी अब एक और गलती क्या कर बैठा है कि अमेरिका के साथ मिलके, ये अभी की खबर है 2 दिन पहले की, उन्होंने क्या किया है, इराक जो है वहाँ पर शिया पॉपुलेशन है, ईरान भी शिया मुल्क है। तो वहाँ पर उनकी फोर्सेज़ हैं जिसको कहते हैं पॉपुलर मिलिट्री फोर्स। ये मिलिशिया है, रेगुलर आर्मी नहीं है, बट ये वो आर्मी है जो इराकी प्रधानमंत्री के अंडर काम करती है, तो एक तरीके की रेगुलर ही हो गई। उनके ठिकानों पे इन दोनों ने मिलके अटैक कर दिया। तो उन्होंने उसके उसके रिटर्न में ईरानियों ने क्या किया, उन्होंने कहा अच्छा हम बताते हैं तुम्हें। उन्होंने जॉर्डन में जहाँ अमेरिका की बेसेस हैं उस पर अटैक कर दिया। तो अब ये जो अटैक है ये दोनों तरफ से चल रहा है, अब सऊदीज़ घबरा गए हैं। अभी सऊदी का जो डिफेंस मिनिस्टर था वो गया अमेरिका, वो व्हाइट हाउस में वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस को मिला, उसके बाद फिर प्रेसिडेंट ट्रंप को मिला और उसको बोला कि साहब ये लड़ाई जो है आप खत्म करवाइएगा। अब लड़ाई कैसे खत्म हो जाएगी, ये तो बढ़ रही है। तो ये कहने का मतलब ये है, ईरान एक बहुत बड़ी अच्छी पोजीशन में है आज। उसने बहुत सालों तक, डेकेड्स तक ये तैयारी करी है। उसकी जो मिसाइल सिटीज हैं वो सब अंडरग्राउंड है, ऊपर जो भी है वो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर है और उसके बाद लोग रहते हैं, सब कुछ मिलिट्री अंडरग्राउंड है। पूरी मदद मिल रही है उसको, चीन से भी मिल रही है, रशिया से भी मिल रही है, वहाँ वो मिसाइल्स बना भी रहा है, ड्रोन भी बना रहा है। तो वो एक लंबी लड़ाई के लिए तैयार है। और जहाँ तक जैसे मैंने आपको बताया, जो वक्त है वो आज ईरान के साथ खड़ा है, वक्त ट्रंप के साथ नहीं है, क्योंकि ट्रंप की घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो ये तो मसला हो गया ईरान का, बहुत अच्छी पोजीशन में है। अब आप आइए इजराइल में। इजराइल जो है वो सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम की जड़ इजराइल है, क्योंकि इजराइल का हमेशा ये रहा है सोच कि किस तरीके से ईरान को हराया जाए। जो ईरान नहीं हार पा रहा है, उन्होंने बाकी और जो मुल्क हैं उनको सबको शिकस्त दे के वो चाहते हैं कि पूरा एरिया जो है वो अब एक इजराइल बन जाए। कब्जा करना चाहते हैं हर जगह पर। ग्रेटर इजराइल, इजराइल ड्रीम है एक उनकी ज़ायनिस्ट की, जो ये सोचते हैं कि हमें बढ़ना है। तो सारी प्रॉब्लम की जड़ ये है। तो जहाँ तक इनका ताल्लुक है, अभी इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू अभी एक दिन पहले प्रेसिडेंट ट्रंप को मिले थे व्हाइट हाउस में, और उन्होंने कहा है कि वो मान गए हैं प्रेसिडेंट ट्रंप की, मैं तुम्हें पूरा जो है तुम्हारे साथ मैं कोऑपरेट करूंगा और हम मिलके काम करेंगे। पर उनका तो प्रायोरिटी अलग है। उनकी प्रायोरिटी ये थोड़ा है कि हरबोस खुले, उनकी प्रायोरिटी ये थोड़ा है कि पेट्रो डॉलर्स हो। उनकी प्रायोरिटी ये है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन है तो इसका मतलब यह है कि ईरान शिकस्त कभी हो ही नहीं पाएगा। क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी कोशिश कर ली, जब 28 फरवरी को लड़ाई शुरू करी थी, तो क्या लड़ाई थी वो? ये थी कि 28 फरवरी को जो टॉप लीडरशिप थी ईरान की उसको मार दिया। ईरान जो इजराइल है, उनकी स्पेशलिटी ये है, मोसाद जो उनकी एजेंसी है, स्पाई एजेंसी जो है, इंटेलिजेंस एजेंसी, वो पता लगाती है कौन सा लीडर कहाँ है, वो लीडर को मार दिया। उन्होंने सोचा था लीडर मर जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा, ये पूरा मुल्क जो है वो खत्म हो जाएगा, वो तो हुआ नहीं। अब उनका निशाना है न्यूक्लियर वेपन पे। और एक और चीज़ जो वो देख रहे हैं, जो बहुत ही ज़रूरी है, समझने वाली है। देखिए, जहाँ तक ईरान का ताल्लुक है, वो चाहता है बाहर की ताकतें चली जाएं, मतलब कि अमेरिका। पर इजराइल तो वेस्ट एशिया में ही है। तो अब एक बात और क्या हुई है कि जो इस साल जो अमेरिका का जो पेंटागन है, जो कि मिलिट्री हेडक्वार्टर्स है, उसका बजट है, उस बजट के साथ साथ एक लाइन और है, और वो ये है कि वेस्ट एशिया के लिए अमेरिका और इजराइल की जो फोर्सेस हैं वो मिलके काम करें। कहने का मतलब ये है कि इतनी तगड़ी है इजराइल की पकड़ अमेरिका की कांग्रेस के ऊपर, जो उनकी नियम बनाती है, लॉज बनाती है, कि उन्होंने उसको ये लिखवा दिया है ये होने के लिए। इससे वो क्या करना चाहते हैं कि अगर अमेरिका जाता भी है वेस्ट एशिया से, तो जो अमेरिका का जो सेंट्रल हेडक्वार्टर्स है, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल कमांड, वो इजराइल प्राइम मिनिस्टर के अंडर आ जाएगा। इसका मतलब इजराइल वहीं रहेगा, सेंट्रल कमांड हेडक्वार्टर वहीं रहेगा, अमेरिका की मिलिट्री एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज सब काम करेंगी इजरायली प्राइम मिनिस्टर के लिए। तो ये वो आगे की सोच रहे हैं कि इजरायली नेतन्याहू की किस तरीके से मैं जो है, अमेरिका अगर निकल भी जाता है यहाँ से, फिर भी अमेरिका की मिलिट्री इंटेलिजेंस ताकत मेरे हाथ में रहे। तो ये इनका मसला है, वो बिल्कुल अलग है। अब देखिए,
पाकिस्तान एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इस समय। पाकिस्तान 4 चीज़ें कर रहा है जिसको मैं समझाना चाहता हूँ, क्योंकि जो चीज़ ग्राउंड पे हो रही है उसको आप झुठला नहीं सकते हैं। पहली बात, जैसे मैंने आपसे बताया कि ईरान चाहता है कि जो अमेरिका यहाँ से अगर निकल जाता है, तो हमारे पास इस्लामिक एक तरीका होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं इस्लामिक फ्रेमवर्क। जिसके तहत जो है, जो इस्लामिक कंट्रीज़ वहाँ हैं और सारी हैं, तो उनके जो मसले हैं हम आपस में हल कर लें। जिसको हम बोलते हैं कलेक्टिव सिक्योरिटी। हमें लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, हमें लड़ाई सिर्फ़ बाहर की ताकत से करनी है, अंदर जो है हम बातचीत कर लें। पाकिस्तान इसके अंदर इस्लामिक फ्रेम जो रीजनल फ्रेमवर्क है, जिसको मैं इस्लामिक फ्रेमवर्क बता रहा हूँ, एक बहुत अहम रोल प्ले कर रहा है। और ईरान ये जानता है, तभी ईरान ने जो अपना मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो मैंने बताया 17 जून को साइन किया था अमेरिका के साथ, उसका नाम ही रख दिया है इस्लामाबाद एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। क्यों ये पाकिस्तान कर सकता है? क्योंकि पाकिस्तान के पास कुछ अलग ही काबिलियत है। पाकिस्तान इकलौता मुस्लिम कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसके कोई रिलेशन ही नहीं है, डिप्लोमेटिक रिलेशन इज़राइल के साथ, है ही नहीं। और हमारा जो ये 4 दिन की लड़ाई हुई थी सिंदूर, उसके बाद अमेरिका ने ये तय किया, बाकी खाड़ी देशों ने ये तय किया, इस नतीजे पे पहुँचे कि पाकिस्तान की जो कन्वेंशनल लड़ाई लड़ने की जो ताकत है, वो भी बहुत अच्छी है। और पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जिसके तीनों बड़ी ताकतों के साथ इकलौता मुल्क है। अमेरिका, चाइना, रशिया के साथ जो उसके रिश्ते हैं बहुत अच्छे हैं। तो ये मुल्क आइडियल है ये इस्लामिक फ्रेमवर्क चलाने के लिए, पहली बात। दूसरी बात, इस्लामिक फ्रेमवर्क के अंदर-अंदर ही पाकिस्तान ने क्या किया है, खासकर पाकिस्तान आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, उन्होंने 4 ऐसे मुल्क ले लिए हैं, जो खास मुल्क हैं वेस्ट एशिया में। एक तो टर्की ले लिया उन्होंने, तो पाकिस्तान टर्की मिल गए, साथ में इजिप्ट ले लिया और चौथा ले लिया सऊदी। सऊदी आप जानते हैं जीसीसी का सबसे बड़ा कंट्री है और इजिप्ट जो है वो अरब कंट्रीज़ का नुमाइंदा हो गया। तो ये 4 कंट्रीज़ जो है इनसे भी आपस में बात कर रहे हैं कि किस तरीके से अमेरिका के जाने के बाद हमारा एक रीजनल अरेंजमेंट होना चाहिए, जिससे कि हम अपनी रीजन की बातें खुद तय कर सकें। यहाँ भी उनका रोल है। तीसरा इंपॉर्टेंट रोल, जो कि खास रोल है आर्मी चीफ पाकिस्तान का, आसिम मुनीर का, वो ये है कि आज जो है ईरान और अमेरिका आपस से बात नहीं कर रहे। फिर से लड़ाई शुरू कर दी है इन्होंने, एमओयू साइन करने के बावजूद। तो एक ऐसा मुल्क चाहिए जो दोनों से बात कर सके, और वो है पाकिस्तान। दोनों मुल्क नहीं चाहते कि लड़ाई हो, क्योंकि अमेरिका सिर्फ ये चाहता है कि मेरे पेट्रो डॉलर्स बचे रहें और कुछ ना हो। ईरान जो है वो ये चाहता है कि तबाही ना हो, करेगा अगर करनी पड़े, कि तबाही ना हो, क्योंकि ईरान जानता है उसको वहीं रहना है वेस्ट एशिया में। ईरान जानता है कि उसको खाड़ी मुल्कों के साथ ही रहना है। ईरान जानता है कि वो यहीं पर वेस्ट एशिया के अंदर उसको एक रीजनल ऑर्डर बनाना है, यहाँ के सब मुल्कों को मिला के। पर तो इसलिए पाकिस्तान वो मुल्क है जो इन दोनों से बात कर सकता है। यहाँ से बात वो करता है ईरान के साथ और फिर टॉप लीडरशिप के साथ ईरान की, और उधर टॉप लीडरशिप अमेरिका की, प्रेसिडेंट ट्रंप, जेडी वांस, इनसे सीधी बात होती है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की। तो वो ये बहुत अहम रोल है जो कि प्ले कर रहा है पाकिस्तान। और चौथा क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान के रिश्ते तीनों मुल्कों के साथ अच्छे हैं, तो जो भी आसिम मुनीर या पाकिस्तान कर रहा है, वो बिल्कुल ज़ाहिर है कि वो उसको बता रहे होंगे चीन को भी, रशिया को भी, क्योंकि ये दोनों मुल्क सपोर्ट कर रहे हैं जो हो रहा है इस लड़ाई को। तो कहने का मतलब ये है कि अब जो सिचुएशन है, जो हम देख रहे हैं, मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया कि हमला अमेरिका ऊर्जा जो है, पावर है ईरान के, उस पे नहीं करेगा। अमेरिका के पास कोई ऑप्शन नहीं है लड़ाई का, ईरान के पास सारे ऑप्शन हैं लड़ाई के। अब क्योंकि अमेरिका ने और प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद साइन करने के बाद एमओयू फिर से लड़ाई शुरू कर दी है, तो अब जो रवैया होगा ईरान का वो और सख्त होगा। वो कुछ और सख्त बातें बोलेगा। मिसाल के तौर पर एमओयू में ये लिखा गया है कि लेबनान में जो लड़ाई कर रहा है हिजबुल्लाह के साथ इज़राइल, वो रुकनी चाहिए। अब वो उसमें ईरान ऐड करेगा कि यमन और सऊदी की तय होना चाहिए, फैसला होना चाहिए। उसमें तय करेगा कि जो इराक की जो पॉपुलर मिलिट्री फोर्सेस है, उस पे हमला नहीं होना चाहिए। फिर ये बात थी एमओयू में लिखी हुई कि ईरान जो है वो तेल बेच सके आराम से, जो अब से बंद कर दिया है प्रेसिडेंट ट्रंप ने। फिर ये है कि जो ईरान के कुछ पैसे हैं, जैसे कि $12 बिलियन है,
जिसमें ये तय हुआ था कि $6 बिलियन जो है, वो उसके अपने पैसे हैं जो छोड़े जाएँगे, जो अमेरिका ने दबा रखे हैं। तो वो कहेगा कि पहले वो मुझे वो दो। कहने का मतलब ये है कि आज लड़ाई उस स्टेज पर है, ये लड़ाई चलेगी, पर ये लड़ाई वहाँ नहीं जाने वाली जो कि लोग सोच रहे हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा उसमें सिचुएशन में है प्रेज़िडेंट ट्रंप कि बहुत भारी नुकसान कर देगा ईरान पे। ईरान को तकलीफ़ हो रही है, कोई शक नहीं है, पर ईरान वो लड़ाई लड़ रहा है जिससे कि वेस्ट एशिया बदलेगा और दुनिया बदलेगा। अब कब तक ये चलेगी लड़ाई, वो प्रेज़िडेंट ट्रंप को तय करना है, क्योंकि उनके पास ना तो कोई मिलिट्री ऑप्शन है, अमेरिका से प्रेशर आ रहा है, दुनिया से प्रेशर आ रहा है, क्योंकि दुनिया एक-एक दिन हो रहा है, हम देखते हैं कि जो डीज़ल के प्राइस है, पेट्रोल के प्राइस है, वो बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पर आज लड़ाई खड़ी है, जबकि वो 6th मंथ में आ गई है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये टूटा-फूटा हिंदी-उर्दू का वीडियो समझ में आ गया होगा।